कोई बात नहीं, चलो अगला ही करते हैं। नाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मीनिंग है कि इन टेस्ट ट्यूब, विट्रो का क्या मतलब है बोलो? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर बेबी बने और वीवो मदर्स वॉर्म, मदर्स वॉर्म, यूट्रस को ही वॉर्म कहते हैं, और इन सीटू का मतलब है एट साइट, यानी इन फील्ड। जैसे फील्ड में खेत में बीज बोए जाते हैं तो वहां पे इन सीटू। अब ये तीन अलग चीजें हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी में समस्या होती है और उसमें एम्ब्रियो नहीं बन पाता है या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में फादर का स्पर्म और मदर का वो एग लेकर के उनका फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, एम्ब्रियो तक बड़ा किया जाता है और फिर उसके बाद उस माँ के ही गर्भ में उसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसको क्या बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे और अंदर ही मदर्स के वॉर्म में उसको डाल देंगे, तो उसको क्या कहेंगे बोलो? इतने कोई टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कोई टेस्ट ट्यूब में ही बेबी बढ़ नहीं जाता कि फाड़ के बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो को फिर मदर्स वॉर्म में इम्प्लांट। समझ आ गई बात? चलो, सो इन दिस अब पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? डॉक्टर्स कलेक्ट। तो डॉक्टर्स, इसका नाम क्या है बोलो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो डॉक्टर्स कलेक्ट, डॉक्टर कलेक्ट करते हैं। नाउ फर्टिलाइज इट आउटसाइड बॉडी, ठीक है, एंड कीप देम टुगेदर, उनको कुछ घंटों के लिए रखेंगे टुगेदर इन टेस्ट ट्यूब एनवायरनमेंट। टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, ट्यूब, और फिर उसके बाद क्या होगा? जब फिर देन जाइगोट, इफ फर्टिलाइजेशन अगर उसी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा? सर उसको मदर के यूट्रस में इंजेक्ट करिए। हाँ, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स देन जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर ए वीक। एक हफ्ते तक तो तुमको मालूम है, 6 दिन एम्ब्रियो तुमने बताया था कि नहीं? बुक में ही लिखा होगा 6 days। देन इट इज केप्ट, देन जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड, it is now kept for a week। टेस्ट ट्यूब में ही रखा जाएगा for a week in टेस्ट ट्यूब। एक हफ्ते तक इसी टेस्ट ट्यूब में वो बढ़ता रहेगा। तो स्पर्म भी इसी में डाल दिया गया है और ओवा भी डाल दिया गया है और इसी में वो बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे ग्रोथ हो करके क्या होगा? क्या वो बड़ा होके ऐसे बहुत सारे सेल का ग्रुप हो जाएगा। बहुत सारे सेल के ग्रुप को क्या कहेंगे? Embryo for a bee. Now embryo is transplanted. Embryo is injected. ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इंजेक्टेड। सर इफ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या लिखा हुआ है? अब अगर इफ फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा, इन दोनों के मिल जाने से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एक हफ्ते तक उसको बड़ा किया, तुमको मालूम है जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को इंजेक्ट कर मदर के देंगे। बॉडी में थ्रू वजाइना से सर्विक्स होते हुए यूट्रस में डाल दिया, वहां पर ही अपने आप ही पकड़ बना लेगा। सर ये जो टेस्ट ट्यूब में डाला है स्पर्म और ओवम, सर इसमें जैसे पहले क्या था कि स्पर्म ट्रैवल करके जाता था तो कुछ मर जाते थे सर, तो इसमें क्या होता है? एक ही जो कर लेगा, एक ही घुस जाएगा। जो सबसे पहले जाए, जो सबसे पहले बस एग के डालते ही कोई एक इसको सर कमजोर घुस गया था। चला जाते भाई। आप ये समझो, तुमको मालूम नहीं कि तुम अपने माँ बाप के लिए कितनी कीमती हो। उनसे पूछो जिनके बच्चे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी सूनी है, तो उसके लिए साइंस ने एक IVF टेक्निक यूज़ की है। बात समझ में आई कि नहीं? कि उनको क्या दिया जा सके, बच्चे का गिफ्ट दिया जा सके। वैसे तो नेचुरल है, भगवान देता है, लेकिन नहीं हो रहा है। इम्प्लांट नहीं होता कई के पेरेंट्स के, उनके यूट्रस से गिर जाता है बार बार एम्ब्रियो, तो भी और भी दिक्कतें हैं। तो उसके लिए दूसरी साइंस है, लेकिन जिसमें ये ना हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या कराया जाएगा? इट इज इंजेक्टेड इन फीमेल बॉडी
देयर इट इज इम्प्लांटेड एंड ग्रोथ इनटू ए कंप्लीट। ओके, बात समझ आ गई? हाँ, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अकर का क्या मतलब होता है? अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर तुम्हें ये नहीं ठीक लग रहा है तो लिखो टेक्स प्लेस। तो इंजेक्शन इन फीमेल बॉडी, देयर इट गेट इम्प्लांटेड, ये इम्प्लांटेड हो जाएगा एंड ग्रोस इनटू ए कंप्लीट बेबी। सारा समझ में आई बात कि नहीं? तुम पूछते ही नहीं हो कुछ, पूछा करो, पूछो। चलो देखो, इसमें जाइगोट का बनना दिखाया गया। 2 न्यूक्लियस है, बुक है तुम्हारे पास? है तो ठीक है, बीच में रखो। जाइगोट का बनना दिखाया गया है। ओके, अब अगला देखिए, सच काइंड ऑफ बेबीज आर आल्सो कॉल्ड। अनिकेत सेंटेंस पूरा करो, बोलो। Sometimes babies. Such type of babies are also called. कंप्लीट Correct. Test tube babies. लिखा ही है उसमें बुक में। लास्ट लाइन में पढ़ो। ऐसा test tube. पेज पे उन्होंने Test तो tube बॉक्स रख दिया, babies पेंसिल है। बॉक्स तो पढ़ेंगे क्या? Such kind of babies are called test tube baby. सर इनमें और नॉर्मल बेबी में कोई फर्क है। जब टेस्ट ट्यूब बेबी स्कूल में पढ़ने जाता है तो सब टीचर सब बताते हैं कि इससे कोई लोग लड़ाई मत करना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये कमजोर स्पर्म के आने से बना। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अभी जो तुमने बात उठाई वही बात रहती है। ऐसे केस में गौरव को हिदायत दी जाए। अब जरा देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन है। मान लीजिए कि such kind of fertilization, if fertilization occurs outside female body, if fertilization occurs outside, सर आ गई। ठीक है, then such kind of fertilization is called external fertilization. Fertilization 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल। बच्चे की शक्ल दिख जाएगी। हो गए? चलो अब ऊपर वाला एरिया इधर कुछ भी ऊपर का और if fertilization occurs outside female body, तो उस चीज को क्या कहेंगे बताइए? Then External external fertilization, ऐसा फ्रॉग में होता है external fertilization. Okay, now अब देखिए, that is now, अभी देखो, जो मेढक और मेढकी, ये नीचे मेढकी है, ये मेढक है, ये दोनों एक साथ ओवम और ये अपना स्पर्म भेज रहे हैं पानी में, पानी में तैरेगा, वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इनमें जो मेढकी होती है ना, वो बहुत सारे एग भेजती है, एक नहीं भेजती। जैसे हम लोगों में सिंगल एग है, तो ये मेढक साथ ही साथ दोनों पानी में भेजेंगे, बहुत सारे वेस्ट भी हो जाएंगे स्पर्म। ट्विंस की बात नहीं है, एक्सटर्नल देखो, ये फीमेल बॉडी में नहीं है, तो वो फर्टिलाइजेशन हुआ, वो लार्वा बन के अपने आप मेढक बन जाएगा, उसको माँ बाप से कोई लेना देना ही नहीं। समझ में आई बात? ये स्पर्म है और ये साथ में एग, ये भी छोड़ रही है। देखो, दैट इज ये मेढकी है नीचे, तो ये एग छोड़ रही है, ये मेढक क्या छोड़ेगा? स्पर्म, और ये पानी में होगा। ये किस तरीके का फर्टिलाइजेशन? ये देखो, ये दोनों ही लोग ओवम और ये मेढक और मेढकी दोनों लोग पानी में छोड़ रहे हैं, और एग और स्पर्म पानी में लार्वा बनेगा। मेढक अगर आपको देखना है, मैं आपको ये नीचे में रखा हूं, देखो उधर बना,
समझ आ रहा है ना? देखिए ये देखिए मेढक और This results in formation of larva. इस स्थिति में क्या बनता है? लार्वा। धीरे धीरे लार्वा बनेगा और जरा देखो क्या ऐसा तुम्हारे में फिगर बना हुआ है? So this occurs in outside. Egg of frog. This results in formation of larva. जरा देखो तो मेढक और मेढकी ने बाहर एक अंडा दिया और वो उसी में बताओ ऐसे ये जो स्पर्म है ये क्या इसके अंदर चला जाएगा और चला जाने के बाद ये क्या जाइगोट बन गया? जाइगोट बनने के बाद जब ये आगे होगा तो ये पानी में ऐसे तैरेगा और सिर्फ एक नहीं तैरेंगे, हजारों हाँ हजारों ही तैरेंगे। इनका नाम बताओ। लार्वा। यस, दिस इज नोन एज लार्वा। लार्वा। लार्वा तक जब ये स्टेज पहुंच जाएगी तो तुम लार्वा देख भी सकते हो। वास्तव में जो एम्ब्रियो की स्टेज है ना वही यहाँ लार्वा की स्टेज है, सही है ना? लार्वा तुम्हें दिखेगा कि पानी में ऊपर ऊपर तैर रहा है, देखिएगा बुक में देखो ना उसका मेढक का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ। ये देखो ना इसमें क्या बताया? सर फिर लार्वा से बेबी फ्रॉग बनेगा। हाँ? लार्वा से बेबी फ्रॉग बनेगा। अब लार्वा से टैडपोल, हाँ, अर्ली सर, टैडपोल, पानी लेट होते हैं। टैड, हाँ? बहुत सारे होते हैं। हाँ। करोड़ों। देखो इसके बाद देखो क्या बन रहा है? टैडपोल जरा देखो कैसा है लार्वा के हाँ बाद। सर, काला कलर से। तो ये ऐसा टैडपोल है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये मेढक बनेगा, लेकिन ये बाद में क्या हो जाएगा? इसमें छोटी सी आंख निकल आएगी। ये लार्वा, इसका क्या नाम लिखे बोलो? टैडपोल। ये अर्ली टैडपोल है, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा होगा। तो इसमें आपको इसका माउथ भी दिख जाएगा, ऐसा दिख जाएगा और इसके फिन्स दिख जाएंगे। सर लेग्स पे दैट इज लेट टैडपोल, लेग भी आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे बोलो? लेट टैडपोल। और यही टैडपोल बाद में क्या होगा बताओ? फ्रॉग हो जाएगा। नाउ दिस नाउ कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग। ओके, सर यहाँ पर अलग ये देखो तो अब ये एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। सर 40। ओके, नाउ ऐसा हो जाएगा। सो और इसके हाथ भी आ जाएंगे। तो जो ये मेढक है ये क्रॉपिंग करता है, उछल उछल के चलता है, पीछे पैर को उछालता है फिर आगे उछल के आगे चलता है। फिर हाँ बोलो। और फिर ये खुद क्या दे देगा? एग। बोलो। सर यहाँ पर इन्होंने एनी फ्रॉग की तरफ चला यंग फ्रॉग है, फिर एडल्ट फ्रॉग है। क्या चीज? तो वो इनके बात है ना, एक ही बात है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया? पूछ निकला ये तो इस तरीके से आप ये बताओ जो अर्ली टैडपोल है और ये लेट टैडपोल है। लेट टैडपोल से जब ये फ्रॉग बनता है तो इतना ज्यादा चेंज आ जाता है कि वो लगता ही नहीं कि इससे बना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सही कर रहे हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अरे बता दिया उसने, वही तुम भी बोल रहे हो, मेटामॉर्फोसिस बोल रहा। मेटामॉर्फोसिस। That is drastic change from one stage to other is known as morphosis का मतलब बदलना और मेटा का मतलब बहुत ज्यादा बदल जाना ही मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ गई बात कि नहीं? So drastic change, ओके। और ये चीज जो पूरी बनाई है ये क्या है बताइए? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। देखो लाइफ साइकिल ऑफ frog. Okay. Now let us see the same metamorphosis. मेढक में टैडपोल क्या होता है ये देख लो। कभी पानी में जाओ तो ये तो पता चलेगा नहीं। Now ये देखो। Now
ये पढ़ो, मेटामॉर्फोसिस लिखा है। हाँ सर ठीक है। चलो नाउ, तो इसमें व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग? उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि पानी में ही ये वाटर है और वाटर में कुछ ऐसे ग्रास होगी, तो ग्रास के आसपास ही इनके अंडे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और सभी में क्या होगा, आसपास स्पर्म होंगे। इसके बाद क्या होगा, एक छोटा सा ऐसे टेडपोल बना दो, इसे अर्ली टेडपोल कहेंगे। ओके, फिर इसके बाद लेट टेडपोल में बस इसके पैर निकाल देना, ज्यादा नहीं करना है। और फिर उसके बाद मेढक बना दो। ओके, हाँ now this is frog। और फिर यहाँ से क्या होगा, this is अर्ली tadpole, Late tadpole, late tadpole, adult frog, adult frog, and this is life cycle of frog. Sir, egg. this is egg। सर दोनों ही तो है ना लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। एक ही बात है, वो उसमें मैंने दो एक दो एक्स्ट्रा बना दिए थे, वो ये बुक का ही बना दिए। ये जो बुक वाला है वही थे। अब देखिए, सब ठीक बना ले। what is metamorphosis? That is the transformation of larva to adult. Is a drastic change. So drastic change in a Drastic change occurring. Drastic change. सर ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा चेंज अकरिंग का मतलब है होता है। ड्रास्टिक चेंज अकरिंग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। किसी में भी चेंज हो जाए, ये नहीं है, अभी सिल्क वर्म का दिखाएंगे उसमें भी ऐसे ही चेंज होगा, जहां भी चेंज होगा। मेटा का मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेट अमॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, तो ग्रेट चेंज को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, चाहे किसी भी इंसेक्ट में हो, फ्रॉग में हो या दूसरे इंसेक्ट में। ओके, सब मेटा का मतलब तो आपको बड़ा बताया था। हाँ तो मेटा तो बड़ा ही तो ग्रेट है, ग्रेट चेंज, बड़ा चेंज। कितने सारे हाँ, तो आपने देख लिया कि इस तरीके से होता है। ऐसा ही इसमें दिखाया है सिल्क वॉर्म का भी, देखो। सो दैट इज मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क वॉर्म। मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म यानी कि किस ट्री पर होता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है, और सिल्क वॉर्म किस पेड़ की पत्तियों को खाता है, कॉटन। करेक्ट। हाँ बोलो, बता दो, नहीं बता दो। मलबेरी, शहतूत, तुम वही बताने जाते, बताए। ठीक है, हम तो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, ये कहीं कॉटन को खा रहा है, ये लोग कहीं अमरूद खा रहा है, ऐसे इनको उत्साह बढ़ता है, हम भी अमरूद खाएं, तो ऐसी बात। अदरवाइज मलबरी पे बढ़ता है, किस पे बढ़ेगा, मलबरी। हम लोग देखें कि सिल्क वॉर्म का लाइफ, इसका हमारे यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है सिल्क वॉर्म का, और चाइना नंबर 1 है। सिल्क रूट भी तुम्हें मालूम होगा, हिमालय से होके जाता है। Yes, sir, glossy silk. हाँ, नाउ ऐसे यही कीड़ा था ना। अच्छा, इसमें काम भी होते हैं। एंड बात नहीं करो, एडल्ट मॉथ, यानी मॉथ का मतलब है कि रेशम का कीड़ा, बड़ा रेशम का कीड़ा।
और इसने क्या दिया, एग एग दे दिए। तो यही सब है जैसे दिखाया गया। अच्छा अब इस एग से क्या बना होगा, एग से कोकून तो लार्वा, देखो उसमें लार्वा लिखा है, लार्वा, तो इस एग से बना होगा लार्वा। ये और वही लार्वा क्या इसी को खा रहे थे, पत्तियों को। यस सर। लार्वा से आगे देखो क्या बना, ककून ही है, बस वो एक उसको अपने चारों तरफ घेरा बना लेता है, इसको क्या कहेंगे, ककून। ठीक है, और ये ककून में बहुत सारे पैर होते हैं, चल भी सकता है, लेकिन फिर यही ककून अपने चारों तरफ जो देख लो अभी बता रहे हैं, ये ककून है, जैसे मूंगफली होती है ना, ये वैसी बना लेगा और इसके अंदर रहेगा। इसके बाद इसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। लेकिन हम लोग जानते हो, हम लोग इंसान लोग बहुत अच्छे हैं। कैसे, हम लोग ये सब ककून से एक टोकरी में लेके उबाल देते हैं, इनको मार देते हैं और ऊपर वाले से रेशम की साड़ी पहनते हैं। हम लाखों ककून को मार देते हैं, इनके अंदर का जो वो होता है ना कीड़ा, वो मर जाता है। ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं कि हम इसी में बड़े हो सकें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। सो दैट इज एंड फ्रॉम दिस वीट, तो इसको क्या कहेंगे बताइए, वही ककून है जो उसमें दिखाया गया। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ ककून। इतनी बात समझ आ गई। और इसका क्या नाम दिया गया है, दिस इज, ये भी लार्वा ही है, इसको प्यूपा कहा गया है। देख लो, इसको प्यूपा कहा गया है और इसको क्या कहा गया है, लार्वा। ये सब लार्वा है, लार्वा। सर ये लार्वा है, वो वही चीज है। सर तो दोनों में तो कुछ तो डिफरेंस होगा, जो ये नाम लार्वा है तो वो प्लूरल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अब जरा देखिए, नाउ हाउ वी गेट सिल्क फ्रॉम ककून। देखो, ये देखो, हाउ वी गेट सिल्क फ्रॉम प्यूपा। प्यूपा दिखाया था ना, ये देख लो, पहले प्यूपा तो देखो। आपने सिल्क के सुंदर कपड़े तो बहुत देखे होंगे, पर इनके पीछे सिल्क वॉर्म को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये है सिल्क वॉर्म के अंडे। अंडों से निकलता है लार्वा। लार्वा को हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं। लार्वा लगातार मलबेरी लीव्स खाता रहता है। ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। किसानों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी वजह से सिल्क वॉर्म जंगल में नहीं पाए जाते। ये पूरी तरह से इंसानों पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ दिन मलबेरी लीव्स खाने के बाद लार्वा अपने आसपास एक कुकून बना लेता है। कुकून में बेसिकली सिल्क होता है। जब लार्वा कुकून में आ जाता है तो सिल्क प्यूपा कहते हैं। 16 दिन तक कुकून में रहने के बाद वो एडल्ट बन जाता है। वो क्या ये देखो, ये कल जो हमें चीज मिली, शायद तुमने भी वो अपनी साइंस की बुक में पढ़ी होगी। शहतूत के पेड़ पर हमें सिल्क का कुकून मिला, जो कि अंदर से बिल्कुल खोखला था। मतलब इसके अंदर का कीड़ा पता है, ये उसके किसी काम का नहीं था, अब ये हमारे काम का है। ऐसे हमें 3 कुकून मिले। एक कुकून की मदद से हम लगभग 600 मीटर सिल्क निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे, याद आया ना, हमने पढ़ा था पहले इनको गर्म पानी में डालना पड़ता है और उसके बाद इनमें से ढेर सारे सिल्क के रेशे निकलने लगे। ये रेशे धूप में चमकते भी है। सिल्क का रेशा स्टील से लगभग 5 गुना मजबूत होता है। चलो इसको भी टेस्ट कर लिया जाए। हमने एक रेशे को बीच में लगा दिया। हाँ, वो इतना पतला है शायद तुम्हें दिखाई भी ना दे। अब इस पर वजन डालते हैं। वो सिर्फ एक रेशा इतना ज्यादा वजन उठा रहा है। कल जो हमें चीज मिली, समझ में आ गया कैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें एक चीज और बता दें कि मलबरी फ्रूट्स, दिस इज लाइफ ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, अब 2 चीज तुम्हें डिफाइन करनी है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है मेटा मॉर्फोसिस। ओके, और तीसरा लिखना है राइट 3 लाइंस ऑन आईवीएफ टेक्निक पर। और चौथा काम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सर ड्रास्टिक ये बनाना है, सर ड्रास्टिक की जगह कुछ और लिख सकते हैं। ग्रेट चेंज। सर मेटामॉर्फिक सिर्फ लिखना है ना, हाँ, वो नहीं लिखना, ये मेटामॉर्फिक that is a greater change, a drastic change that occurs, ठीक है, during फॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू एन अडल्ट। तो पहला इसको डिफाइन करो, दूसरा राइट 3 है ना, तीसरा इसकी लेबलिंग करो। इसको दो
ये नहीं करना, बस यही थिंक करना। चलो अब उसको दे दो। ओके ये लीजिए। मेटा तुम बोल नहीं रहे हो ठीक से। मॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस, चलो वो फिर डाल लेंगे, उड़ जाता है पानी। चलो ओके नाउ स्टार्ट इट। ओके इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इन फीमेल बॉडी, द fertilization which occurs in female body. which occurs in female body. Then baby develops into female body and either they lay eggs or give birth to baby. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता होगा? ह्यूमंस में, बर्ड्स में and dog, रेप्टाइल, तीन में होता है। जैसे क्रोकोडाइल, छिपकली या रेप्टाइल सड़क के जो चलते हैं, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस इन बर्ड्स। रेप्टाइल समझते हो श्रेयस? रेप्टाइल और जो भी एनिमल है जो सड़क पे चले, क्रोकोडाइल, हाँ वो तो रेप्टाइल है, वही रेप्टाइल, ठीक है। और बर्ड्स और एनिमल्स, सो इट टेक्स प्लेस इन दिस। ओके नाउ these either lay eggs, इन दोनों में एग कौन देता है? ये दोनों, और गिव बर्थ टू यंग वंस। इनमें लार्वा नहीं बनेगा। These either lay eggs, तो बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, और give birth to young ones। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके के हुए, कौन कौन से बताऊं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। So there are two kinds of fertilization, okay? इतना ही रखो।